नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में आज मैं लेकर आया हूँ वैशाली की सुप्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली की कथा। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली इतिहास में अपना अमिट स्थान रखती है। आज के कथा मंच में मैं आपको बताऊंगा कि आम्रपाली नगरवधु कैसे बनी, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन सी शर्तें थी जिन्हें मानकर आम्रपाली नगरवधु बन गई। वैशाली नगरी जो उस समय के बज्जी संघ की राजधानी थी, और उस समय एक कानून प्रचलित था कि सबसे सुंदर कन्या को गणिका का दर्जा दिया जाता था, राजगणिका का दर्जा दिया जाता था, उसे नगरवधु बनाया जाता था। उस दिन जब आम्रपाली को नगरवधु घोषित किया जाना था, सारे नगर में हलचल मची हुई थी। सुबह से ही नागरिकों के झुंड सभागार की ओर जा रहे थे। कोई घोड़े पर, कोई पैदल, कोई रथ पर, तो कोई पालकी में। कोई सेठ था, कोई श्रमिक था, कोई सामंत था, कोई कृषक। सभी लोग सभागार की तरफ चले जा रहे थे। सभागार में भव्य मंडप बनाया गया था, जिसमें भांति भांति की दूर देश से आई हुई वस्तुओं से सजाया गया था। सभा में जनपद के सभी गणमान्य उपस्थित थे और सभागार में बाहर भी भारी भीड़ जमा थी। सभा की शुरुआत करते हुए सभापति ने आम्रपाली के अभिभावक से कहा कि भंते महानामन, आज आपकी पुत्री आम्रपाली 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। वैशाली जनपद ने उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी चयनित किया है, इसलिए वज्जी गणतंत्र के कानून के अनुसार उसे यह परिषद वैशाली की नगरवधु घोषित करना चाहती है और आज उसे वैशाली की जनपद कल्याणी का पद देना चाहती है। महानामन ने एक बार संपूर्ण सभा को देखकर आंखें नीची कर ली। वे कुछ निराशा से झुके, लेकिन फिर तुरंत तनकर खड़े हुए और कहा कि मेरी पुत्री आम्रपाली के संबंध में कानून के अनुसार सभा ने जो निर्णय लिया था, उसे जानकर मैंने 18 वर्ष तक उसका विवाह नहीं किया, किंतु अब वह स्वयं ही 18 वर्ष की हो चुकी है, तो अब वह स्वाधीन है। अब मैं उसका अभिभावक नहीं हूँ। वह स्वयं ही परिषद के सामने उपस्थित होकर अपने विचार रखेगी। इतना सुनकर सभा में जोश, रोष, गुस्सा, व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। शोर भी ऊंचा हो रहा था। सहसा कोलाहल स्तब्ध हो गया, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। सब लोग चकित होकर सभा द्वार की ओर देखने लगे और देखते हैं कि एक नारी वातावरण को महकाती हुई मार्ग में सुषमा फैलाती हुई आ रही थी। सभी सदस्य आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। हजारों नेत्र उसे देखकर अपलक हो गए। वाणी को मौन खा गया और अंगों को लकवा मार गया। युवाओं के दिल तेजी से धड़कने लगे, बहुतों की सांसें रुक गई। उसके कोमल प्रभाव से सभा की सारी उत्तेजना और उद्वेग शांत हो गया। आम्रपाली वृद्ध महानामन के पीछे आकर खड़ी हो गई। गणपति सुनंद ने कहा, सज्जनों, देवी आम्रपाली अपना मत परिषद के सामने रखने आ चुकी है, सभी उनकी बातें ध्यान से सुने। आम्रपाली के होठ हिले, जैसे कि सुबह की मंद बयार से गुलाब की पंखुड़ी हिली हो। आम्रपाली ने कहा, आपके आदेश पर मैंने विचार कर लिया है। मैं बज्जी संघ के इस घृणित कानून को स्वीकार करके वैशाली की नगरवधु बनने को तैयार हूँ। अगर सभा को मेरी 3 शर्तें स्वीकार हो तो मैं अपना सतीत्व, स्त्रीत्व, मर्यादा, यौवन, रूप और देह आपके इस धिक्कृत कानून को अर्पण करती हूँ, और मेरी शर्तें स्वीकार ना हो तो आप मेरा वध कर सकते हैं, किंतु बिना अपनी शर्तों के मैं नगरवधु बनने को तैयार नहीं हूँ। गणपति सुनंद ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तो आम्रपाली ने कहा, यहाँ नहीं बताऊंगी, आप मेरे भवन में आए, वहीं विस्तार से बताऊंगी। तत्पश्चात आप सभा में शर्तों पर विचार करें। ऐसा कहकर महानामन के साथ वह सभा छोड़कर चली गई। संध्या के समय गणपति सुनंद आम्रपाली के भवन पहुंचे और उससे शर्तों के बारे में बातचीत की। अगले दिन सभागार में सभी लोग उपस्थित थे और आम्रपाली की शर्तों को जानने के लिए उत्सुक थे। गणपति सुनंद ने खड़े होकर कहा, आयुष्मान, शांत होकर देवी आम्रपाली की शर्तों को सुने। शर्तों के पूरा होने पर आम्रपाली स्वेच्छा से नगरवधु बनने को तैयार है। इतना सुनकर बहुत से लोग एक साथ चिल्ला उठे, हमें बताओ वे क्या शर्तें हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। सुनंद ने कहा, तो सुनो, आम्रपाली की पहली शर्त है कि उसे सप्तभूमि महल, 9 करोड़ स्वर्ण भार और महल के समस्त साधन और वैभव सहित दिया जाए। इतना सुनकर सभा में उपस्थित लोग सन्न रह गए। महामाते सुप्री ने कहा, यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सप्तभूमि महल
पूरे जम्बूद्वीप में अद्वितीय है और 9 कोटि स्वर्ण भार देने से तो पूरा कोष खाली हो जाएगा। यह शर्त स्वीकार नहीं की जा सकती। सामंत पुत्रों और सेठी पुत्रों ने कहा कि देवी आम्रपाली को सतुम्ही प्रसाद समस्त वैभव सहित दे दिया जाए, क्योंकि यह महल जनपद का है और आम्रपाली भी पूर्ण वैशाली की नगरवधु होगी, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं और स्वर्ण भार की पूर्ति हम अपने व्यापार से कर देंगे। सभा में सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। कोई शर्त स्वीकार करने के पक्ष में था तो कोई नहीं था। गहन चर्चा के बाद आखिरकार आम्रपाली की यह पहली शर्त स्वीकार कर ली गई। इसके बाद नवयुगों में जोश भर गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अगली 2 शर्तों को भी जल्दी बताया जाए। गणपति सुनंद ने कहा कि उसकी दूसरी शर्त है उसके आवास को दुर्ग की भांति व्यवस्था की जाए और तीसरी यह है कि उसके आवास में आने वाले अतिथियों की कोई जांच पड़ताल ना करे। गणपति सुनंद के इतना कहते ही महाबलाधिकृत सुमन क्रोध से आसन पर पैर पटक कर कहा कि यह तो आत्मघात से भी अधिक है। उसके आवास को दुर्ग की भांति व्यवस्थित करने का मतलब है कि वह नगर के कानूनों को नहीं मानेगी और अपने दुर्ग में अपनी व्यवस्था से शासन करेगी, और उसके आवास के अतिथियों की जांच पड़ताल न की जाएगी तो उसका आवास वैशाली के दुश्मनों और षड्यंत्रकारियों का अड्डा बन जाएगा। गणपति सुनंद ने कहा, आम्रपाली जैसी गुणवती गरिमापूर्ण जनपद कल्याणी के लिए जनपद को कुछ तो बलिदान करना ही होगा। इस समय जब वैशाली जनपद चारों तरफ शत्रु से घिरा है, हमें अपनी सभी शंकाओं को एक तरफ रखकर वैशाली की खुशहाली के लिए आम्रपाली की शर्तों को स्वीकार करना चाहिए। देवी आम्रपाली अपनी विद्वता से वैशाली नगर पर आने वाले संकटों को जरूर सुलझा लेगी और फिर वैशाली के समस्त लोग भी यही चाहते हैं कि आम्रपाली को ही नगरवधु बनाया जाए। इस प्रकार सभा में सभी प्रकार के तथ्यों, तर्कों, विचारों और बहसों को सुनने के बाद सभा ने वैशाली की नगरवधु के रूप में आम्रपाली को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये शर्तें थी जिसकी वजह से वैशाली की नगरवधु आम्रपाली नगरवधु बनने को तैयार हुई थी। इतिहास की कुछ ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।